हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। ज़िक्र कसूर का ही, क्योंकि वहाँ पर कल खासी चेंजेस हो गई और कमेटी भी बन गई जिसको DPO जाहिद नवाज़ मरवत जो है वो अब हेड कर रहे हैं। आज वो गए भी मुतासरा ख़ानदानों के पास, उन बच्चों के जो अगवा हुए और बाद में जिनकी लाशें मिली, मगर अभी भी कसूर में खासा खौफ व हिरास है। आज भी ये ख़बरें आई हैं कि एक 12 साला बच्चा उम्र दराज नीम बेहोशी की हालत में पुलिस को मिला है और उसने पुलिस को बताया है कि उसको अगवा करने की कोशिश की गई, मगर उसने रेजिस्ट किया, जिसके बाद जो है वो जो है पुलिस के पास है। अब वो हमारे साथ वक़ास ख़ान मौजूद हैं कसूर से ही, जिन्होंने हमें पहले भी बताया कि किस तरह से ये जो लेटेस्ट स्कैंडल वहाँ पे आया है। अस्सलाम वालेकुम वक़ास। वालेकुम सलाम सर। जी वक़ास, अब कमेटी ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, तो क्या हुआ आज कसूर में? जी सर, अगर आज के दिन की बात करें तो आज का दिन जो था वो मुजाहिरों के हवाले से तो पुरसकून था, क्योंकि पुलिस और मुजाहिरीन के जो मुज़ाकरात थे उनमें 3 दिन का टाइम मुजाहिरीन ने पुलिस को दिया है। जैसा कि आपने बताया कि नए DPO ने जो है वो शहीद होने वाले बच्चों के घरों का दौरा भी किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब हमने पहले दिन इस मौजू पे बात की थी तो उस वक्त हम 4 बच्चों की बात कर रहे थे, जिनमें से 3 बच्चों की लाशें मिली थी और 1 बच्चा लापता था। लेकिन इसके साथ ही जब ये मामला उठा तो आज जो है वो हमजा नामी बच्चा जो है, जो 11 जून को लापता हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया था। उसके वालिदैन को पुलिस ये कहती रही कि अपने बच्चे को ताता दरबार ढूंढो, दूसरी जगहों पे ढूंढो, वो खुद ही घर से कहीं चला गया होगा। तो पुलिस ने कल रात को ये नई FIR दर्ज की है, जिसमें हमजा नामी बच्चा जो 11 जून से लापता है उसको पुलिस ने बाकायदा तौर पर लापता माना है। इसके साथ साथ 1.5 साल से फाइक नामी बच्चा जो बस्ती चिराग शाह कसूर से लापता है, उसकी वालदा ने भी आज मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है ये इसको ढूंढने में पुलिस ने बिल्कुल हमसे ताउन नहीं किया और पुलिस ने इस केस को जाने दी है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है जिसका उमर नामी बच्चा, जिसका भी आपने जिक्र किया, जो पुलिस की कस्टडी में है इस वक्त, ये जो न्यूज़ है इसको जब हमने जाके तहकीक की, उस मोहल्ले में जाके देखा तो न्यूज़ ये चली थी कि 2 बुरका पोश अगवाकार जो हैं वो बच्चों को अगवा करके ले जा रहे थे और वो मजमे ने उनको रोका। लेकिन जब तहकीक की तो पता चला कि यह खबर बिल्कुल झूठ है और वहाँ पे जो है वो कोई बच्चा अगवा नहीं हुआ और कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये बच्चा जो है वो हमारे ज़राए के मुताबिक खुद घर से गया था और जब ये बाहर वापस आया तो एक मोहल्लेदार ने ये अफवाह फैलाई, जो इसके बाद मॉब न्यूज़ की तरह जो है वो इस इलाके में फैली, जिससे खौफ और रास फैल रहा है। जहाँ पे एक तरफ जो है वो बच्चों के अगवा की हकीकी सूरत हाल जो है वो सबके सामने, इसके साथ साथ फेक न्यूज़ का जो बाजार है वो भी गर्म है और जिसकी वजह से जो खौफ और हरास है उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा वक़ास, ये तो हो गया ज़ाहिर है ग्राउंड पे सिचुएशन। पुलिस क्या कह रही है? उन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स को कहा था हमने पकड़ा है, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन भी हुई होगी, उस बारे में कोई क्लूज़ हैं कि किसने इन बच्चों को कत्ल किया? कोई पुलिस को हिंट्स मिले हैं या अभी तक बिल्कुल वो हवा में हैं? जी सर, मेरी इस सिलसिले में जो हेड हैं इन्वेस्टिगेशन कमेटी के SP मिर्ज़ा अब्दुल कुद्दूस बेग, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि हमने जो है वो इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां की हैं और कुछ जो है वो सस्पेक्टेड लोग जो हैं उनके DNA टेस्ट लिए हैं, क्योंकि लकीली एक अच्छी बात वो कि ये एक अफसोसनाक बात है, लेकिन इस केस की तफ्तीश में हेल्पफुल बात यह है कि एक बच्चा जो एक रात पहले अगवा हुआ था उसकी लाश बिल्कुल ताज़ा हालत में मिली है। तो उसके बॉडी से जो शवाहिद मिले हैं उनकी रोशनी में कुछ लोगों को DNA टेस्ट किया गया। अभी चूनिया के अंदर ऐलान करवाया गया है तमाम मसाजिद में मकामी पुलिस की तरफ से कि सुबह सुबह वो जो मोहल्ला है जहाँ से वो बच्चे अगवा हुए हैं उसके इर्द गिर्द के जो तकरीबन 200 घर हैं उनके तमाम मर्दों से कहा गया है कि वो कल अपने घरों में मौजूद रहें। कल उनके DNA सैंपल लिए जाएंगे और अगर कोई शख्स जो है वो अपने घर में मौजूद ना हुआ या गैर हाजिर हुआ तो वो फिर अपना जिम्मेदार खुद होगा। तो पुलिस उस इलाके के अंदर एक लार्जर DNA सैंपलिंग कर रही है, जिसके नतीजे में पुलिस सोचती है कि शायद उसके सिलसिले में उसके नतीजे में जो है वो असल मुजरिम तक पहुंचा जाए। मैं आपको बताता चलूं कि जैनब कत्ल केस में भी यही तरीका इख्तियार किया गया था और पुलिस ने उस इलाके के अंदर से 800 से ज्यादा लोगों की DNA सैंपलिंग की थी, जिसके नतीजे में असल मुजरिम इमरान तक जो है वो पुलिस पहुंच पाई थी। तो चूनिया में नवाज मरवत साहब जो DPO हैं, जिन्होंने पिछली दफा जैनब केस जो है उसको सॉल्व किया था, अभी उन्होंने आने के बाद दोबारा फिर वही उसी तरीके से DNA सैंपलिंग कर रहे हैं ताकि देखें
क्योंकि इन वाकयात में ये देखा गया कि आमतौर पे मोहल्ले का बंदा, कोई करीबी रिश्तेदार या कोई दोस्त जो है वो मुलविस होता है। अच्छा, ये ज़ाहिर है डीएनए सैम्पलिंग तो अब भेजी जाएगी पंजाब फोरेंसिक लैब को और वहाँ पर वक्त लगेगा, जितना भी 2 हफ्ते लगते हैं या अगर ज़्यादा हुआ तो 10 दिन, जैसे भी होगा। तो अब इस वक्त जो है क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स पुलिस कह रही है वालिदैन को लेने के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा इशू होता है कि जिस तरह से बच्चे अगवा हुए तो हर वालिद या वालदा ने एक ही कहानी सुनाई कि बच्चा जो है अकेला निकला था, या तो बाहर खेलने के लिए या दुकान पे कुछ लेने के लिए। तो क्या कोई ऐसे मेजर्स वहाँ पर, कोई अवेयरनेस के लिए कोई कैंपेन किसी ने शुरू की, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों ने या किसी ने? नहीं सर, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो सॉफ्ट साइड है, जो ग्रास रूट के ऊपर और जो असल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है, उस तरफ अभी किसी की नज़र नहीं है। ना तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नज़र आ रही है, ना सिविल गवर्नमेंट नज़र आ रही है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि गवर्नर पंजाब ने आज जो है वो यहाँ पे कसूर में क्यूनिया में आने का प्लान दिया था, इंतजामिया मुकम्मल तैयार थी, लेकिन ऐन आखिरी वक्त पे गवर्नर पंजाब जो है वो यहाँ पे नहीं पहुंचे। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात क्या हो सकती है कि अभी तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब या वज़ीर कानून में से कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पे नहीं पहुंचा है। तो जो हुकूमती आला अहदेदार हैं, जब तक वो यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे उस वक्त तक जो बाकी महकमे हैं वो इस मामले को इतना सीरियसली नहीं लेंगे। ये आप जैसे जो है जो उस्ताद सहाफ़ी हैं और उसके साथ साथ जो हमारा मीडिया है और जो लोग हैं, उनकी कोशिश से ये मामला उठा हुआ है। अगर मीडिया ने इस मामले को छोड़ दिया तो पुलिस या बाकी जो लोग हैं उनका कोई इंटरेस्ट इतना ज़्यादा इस मामले में रहेगा नहीं। सही, बहुत शुक्रिया वकास फॉर दी अपडेट्स। आज सुन रहा था आरफा हमारी साथी जो हैं, उनके प्रोग्राम में चाइल्ड ब्यूरो की जो हेड हैं सारा साहिबा, वो आई हुई थी और उन्होंने कहा कि जी, उनसे जब पूछा गया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्या कर रही है, तो उन्होंने कहा जी हमारा काम तो प्रिवेंशन का होता है, तो अब चूँकि केसेस हो गए हैं तो अब पुलिस जाने, तो हम हमारे तो फिर उन्हें किताब भी दिखाई कि जनाब ये हमारी जेडीज हैं, हाँ, कि हम तो प्रिवेंट कर सकते हैं। शायद वही किताब है जो आपको याद होगा कि मेरे ख्याल कोई 2, 2.5, 3 साल पहले हाँ, जब हमने भी चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को, तो वो भी हमें किताब ही दिखा रही है। बच्चे और पोलियो की प्रिवेंशन एक ही तरह से हो रही है। हाँ, तकरीबन यही है। वेलकम बैक। कल यानी जुमे के रोज़ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो नौजवान हैं खुसूसन, वो क्लाइमेट मार्च कर रहे हैं। इसको क्लाइमेट स्ट्राइक का नाम भी दिया गया है, जिसका मकसद ये है कि माहौलियाती तब्दीलियों के जो मनफी असरात हो रहे हैं उसके बारे में शऊर को उजागर किया जाए, क्योंकि हमारी नस्ल जो वो है वो तो शायद सुनने को तैयार नहीं है। ये और तो और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मानने को तैयार नहीं है कि क्लाइमेट चेंज से कुछ हो रहा है। वो ये कहते हैं कि नहीं, सब ठीक है। तो ये जो क्लाइमेट स्ट्राइक या क्लाइमेट मार्च हो रहा है, इसका आइडिया एक 16 साला बच्ची है ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की, जिसने ये फ्लोट किया 1 साल पहले, और 1 साल के अंदर उसने इतनी सपोर्ट गैदर कर ली है कि इस साल 20 से लेकर 27 सितंबर तक पूरी दुनिया में ऐसे मार्चेस होंगे। सबसे बड़े मार्चेस कल, जैसे मैंने बताया, हो रहे हैं दुनिया भर में। न्यूयॉर्क वो पहुंची हुई हैं ग्रेटा थनबर्ग, जो 16 साला स्टूडेंट हैं। उसके अलावा पूरी दुनिया में अमेरिका की बहुत 2600 इवेंट्स हैं 7 दिन में। पाकिस्तान में भी इस दफ़ा खासे इवेंट्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। ज़ाहिर है हुकूमत तो जैसे मगरबी ममालिक की हुकूमत भी इतनी सपोर्टिव नहीं है, उसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत भी शायद इतनी सपोर्टिव नहीं है। तो ये नौजवानों ने ये बेड़ा अपने सर उठाया है, जैसे बाहर वहीं यहाँ पाकिस्तान में भी। हमारे साथ मौजूद हैं अम्मार अली जान, जो कि एक्टिविस्ट हैं और ये भी लीड कर रहे हैं लाहौर में ऐसी ही रैली को। कराची में भी होगी और 12 शहरों में ये मार्च हो रहा है, जिसमें स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी दावत दी गई है कि वो आएँ और पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो दुनिया का 7वां मुतासर होने वाला मुल्क है माहौलियाती। पता है, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हम वाकई बड़े बदकिस्मत हैं। हाँ, क्योंकि किया हमारा इसमें कुछ नहीं है। ये मतलब जो मेजर जो क्लाइमेट चेंज और एमिशंस हैं तो गोरों का काम है, कुछ हद तक चाइनीज़ का काम है, नज़ला हमारे पे ही गिरेगा। तो एक सवाल तो मैं ज़रूर हमारे से ये पूछेंगे कि मार्च तो हमारा कमिंग टू यू, पहले तो हमें बताएं कि पाकिस्तान में हम क्लाइमेट मार्च करेंगे, लेकिन अचीव क्या करना चाह रहे हैं इस क्लाइमेट मार्च से? देखिए जी, बहुत अरसे से हमारे इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे पानी के मसले की बात होती है, पानी का बड़ा शदीद बहरान है।
फिर माहौलियाती तब्दीली की वजह से ज़राअत में एक बहुत बड़ा बहरान है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, एंड वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री। उसके साथ साथ अब जो ओवरऑल माहौलियाती इस वक्त तब्दीली के अलावा जो आलूदगी है, लाहौर के अंदर एक स्मॉग जो है बाकायदा एक सीज़न बन चुका है, और इसके सिर्फ कॉस्ट जो है वो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे सिर्फ नहीं है, आपकी जो पब्लिक हेल्थ की कॉस्ट है वो इतनी बढ़ती जा रही है। आपकी एक मिसाल लें कि WHO के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो अमवात है उसमें 40% जो हिस्सा है वो पानी की वजह से है। यानी पानी जो कि एक तरह से ज़िंदगी की अलामत है, पाकिस्तान में वो मौत की अलामत बन चुकी है। तो अब मेरे ख्याल टाइम आ चुका है कि एक सीरियस बहस हो। अभी इस वक्त तो हम एक सीरियस बहस शुरू करना चाह रहे हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द हमारा माहौल है उसके साथ हमारा क्या रिश्ता होगा। क्या इसको सिर्फ हम इस्तेमाल करेंगे एक्सट्रैक्शन के लिए, इसमें से हमने मुनाफा कमाना है, हमने इंडस्ट्री लगानी है, हमने प्रोडक्टिविटी और बढ़ानी है, या जो हमारे अपने घर के बाहर एक हमें लगेगा कि जी ये हमारी अपनी जगह नहीं है, इस पर हम जो भी कूड़ा कचरा फेंक सकते हैं, क्या इस यही हमारा एक वायलेंट किस्म का पुरतशद्दुद रिश्ता रहेगा माहौल के साथ, या हम ये जानेंगे, ये हमारी कॉन्शियसनेस बनेगी कि हम डिपेंड करते हैं अपने माहौल के ऊपर, चाहे वो प्रोडक्शन हो, कंजम्पशन हो, वो खेल कूद हो, वो हमारा कल्चर हो, हमारी स्टोरीज हो, हमारा फोकलोर हो, हमारी जो पूरी रवायत है, पूरी जो तर्ज ज़िंदगी है वो हमारे माहौल से जुड़ा है, और ऐसे माहौल से जिससे हम कभी भी उस तरह का रिश्ता कॉन्शियसली नहीं बना सके जो बनाने की ज़रूरत है। हमारे डिमांड्स की एक लिस्ट है, 18 डिमांड्स हैं, और उसमें बेसिकली हम हुकूमत से कह रहे हैं कि ये इसको इंडिविजुअल लेवल पे हम हल नहीं कर सकते, हमें ज़रूर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो स्केल है क्राइसिस का वो इतना बढ़ चुका है कि अब हुकूमती लेवल पे एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक पूरी बहस करनी पड़ेगी कि हुकूमत का और रियासत पाकिस्तान का माहौल के साथ क्या रिश्ता होगा। अभी तो ये हालात हैं कि हम कोल पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, हमने ये कह दिया है कि अगले जो 10-15 साल में हम अपनी जो कार्बन एमिशन है वो 300% बढ़ाएंगे, तो हम तो उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्लास्टिक बैग एक अच्छा है, उस पर पाबंदी लगी है, बट एक तो वो उस पर कोई ऐसा अभी तक से इन्फोर्स ज़्यादा नहीं हो पा रहा इस्लामाबाद से बाहर, मगर मोर इम्पॉर्टेंटली जो बाकी बहसें हैं, वो कोल की बहस है, वो एनर्जी की बहस है, वो हमारे तर्ज़ ज़िंदगी की बहस है, वो अब तक नहीं हो पा रही। हमारा विज़न आज भी वही है जिसके वजह से ये दुनिया जो है इस वक्त इसको ख़तरात लाहिक हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि आपने भी कहा कि पाकिस्तान 7th मोस्ट वनरेबल कंट्री है, यानी 7वां नंबर है हमारा, जिसके मानी क्या है, जिसके मानी ये है कि यहाँ पे पानी ख़त्म हो सकता है, जिसके मानी ये है कि यहाँ पे सैलाब आ सकता है, और सिर्फ सैलाब रूरल एरियाज़ में नहीं। एक आर्टिकल के मुताबिक कराची 2060 तक ऐसा ये ऐन मुमकिन है कि वो ज़ेरे समंदर आ जाए। 2.5 करोड़ लोगों का शहर, लोग किधर जाएंगे? हम किस किस्म का मुस्तकबिल जो है वो इमेजिन कर रहे हैं, कहाँ लोग भागेंगे, किधर जाएंगे, बॉर्डर्स बनेंगे। हम एक डिस्टोपिया की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर अवाम को आपको बेसिकली मिलिटराइज्ड कंट्रोल के अंदर डालना पड़ेगा। जमहूरियत पहली कम है, लेकिन पूरी दुनिया में जमहूरियत के लिए अब ख़तरा बनता जा रहा है। ट्रंप भी कह रहे हैं बॉर्डर वॉल्स बनाएं, यूरोप भी कह रहे हैं जी फोर्ट्रेस हम यूरोप बनाएंगे, हम लोगों को आने नहीं देंगे। लोग जाएंगे किधर? होगा वही जो UN ने कहा है, क्लाइमेट अपार्थाइड, यानी जो साउथ अफ्रीका में था कि तफरीक थी अवाम के दरमियान नस्ल की बुनियाद पे, आज तफरीक उन लोगों के दरमियान होगी जो क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उससे भागने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, और उन लोगों के दरमियान जो नहीं भाग सकते, जिनके लिए जो ज़िंदगी है एक तरह से जो वक्त है वही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ना उनका कोई माजी होगा ना मुस्तकबिल। अनफॉर्चुनेटली द लाइफ ऑफ कैंप्स, रेफ्यूजी कैंप्स माइट बी द फ्यूचर अगर हम अभी एक्ट ना करें इसके ऊपर। अच्छा अम्मार, मैंने आज देख रहा था न्यूयॉर्क के स्कूल्स की जो ट्विटर पे पब्लिक स्कूल्स का जो उनका हैंडल है, उन्होंने कहा कि हम वो बच्चे जो इस मार्च में जाएंगे स्टूडेंट्स, हम उनकी एक तो एब्सेंट नहीं लगाएंगे और हम खुद इनकरेज करेंगे और हम बल्कि अपलॉड करेंगे ऐसे बच्चों को जो जा करके वहाँ पर वो करें। तो आप भी ख़ासे तालीमी इदारों में गए क्योंकि प्रेपरेशन शुरू हुई हुई थी। पाकिस्तानी बच्चों का कैसा रिस्पांस रहा और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से? देखिए, मैं तो इतना प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हुआ, मेरा नहीं ख्याल था कि ये बहसें हो रही हैं। मैं कई स्कूल्स में गया और भी हमारे जो साथी स्कूलों में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं।
ये नौजवान जो हैं ये अब लीडरशिप लेने के लिए तैयार हैं, उन्हें मालूम है कि ये किस किस्म का बहरान है और ये उनके मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो 72 साल के जो लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो डिनाई कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो तो प्रॉब्लम को के वजूद का ही से ही मुनकिर है। वो कहते हैं चीनी साजिश है ये। जी हाँ, चीनी साजिश है और उनको लगता है कि सिर्फ अमेरिका के खिलाफ कोई कंस्पिरेसी हो रही है। लेकिन एक 16 साल की लड़की उठ के ऐसी बातें करती है स्वीडन से, जिससे साबित होता है कि ना सिर्फ अमेरिकी सदर से वो ज़्यादा ज़हीन है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, अक्सर 16 साल के बच्चे उनसे ज़्यादा ज़हीन है, लेकिन जो इस वक्त तमाम इंटरनेशनल लीडर हैं उनसे ज़्यादा ज़हीन है। और उनसे सवाल पिछले दिनों ग्रेटा से किसी ने किया कि जी आप तो बात कर रही हैं वो इतनी यूटोपियन है, इतनी जल्दी चेंज कैसे आएगा? उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, ज़्यादा यूटोपियन आप बात कर रहे हैं कि चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी, चीज़ें तो अब तबाही की तरफ जा रही हैं। हमारे जो तर्ज जिंदगी है वो सस्टेनेबल ही नहीं रहा। अच्छा सॉरी, हमारे बिल्कुल दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, हमें एक ब्रेक की तरफ है, एक ब्रेक लेते हैं और फिर ये जो एंड ऑफ द वर्ल्ड टाइप सिनेरियो है इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है कल से लेके 27 सितंबर तक माहौलियाती तब्दीलियों को रोकने का आलमी हफ्ता दुनिया भर में मनाया जा रहा है। 2600 से ज़ायद इवेंट्स होंगे न्यूयॉर्क से लेके लाहौर तक। अमेज़ॉन के लिए जो आग लगी ज़रार, G7 ममालिक ने $4 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया। हातम ताई की खबर पे लात नहीं मारी, जूता मार दिया। ठीक है। दूसरा जो ट्रॉपिकल जंगल है सेंट्रल कांगो का, वो तो वहाँ आग लगी हुई है, उसका मीडिया में जिक्र तक नहीं है, चेजायके की इमदाद है। ग्रीनलैंड पे मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी पढ़ रहा था, ग्रीनलैंड की हड्डियां निकल आई, पिघल गया है। जी हाँ, अब वो वाकई ग्रीनलैंड है पहले। और उसके ऊपर पंजाबी का एक मुहावरा है, विंगियां लत्तां ते पुलिस मुकाबले। टारगेट देखें, टारगेट चेक करें यूनाइटेड नेशन के, कि इस सदी में हमें कम से कम 1.5 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत कम करना है, 2050 तक 0% कार्बन होनी चाहिए और 2030 तक 50% कार्बन जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। क्या चाहिए? आज में अमार अली खान का, जिनसे हम बात कर रहे हैं, द न्यूज़ में एक आर्टिकल जो है वो इसकी मुनासबत से मुझे 2-3 इनके पॉइंट्स बड़े पसंद आए। इनकी थियरी ये है कि हमारे यहाँ जो कम्युनल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था कि सब कुछ मुश्तरका है, माहौल, इलाका, ये जिंदगी, ये 19वीं सदी तक रहा। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे जैसे तेज होता गया, उसके बाद कम्युनिटी प्रॉपर्टी का तस्वर कम्युनिटी प्रोडक्शन से तब्दील होता गया। मतलब कलेक्टिव गुड की जगह इंडिविजुअल मुनाफे का कॉन्सेप्ट, वो जब लालच आ गई तो वो वसाइल को उसने खाना शुरू कर दिया। और मसनूई डिमांड बरकरार रखने के लिए, मजीद डिमांड के लिए, इस वक्त जो एडवर्टाइजिंग की इंडस्ट्री है दुनिया में, वो है $1.2 ट्रिलियन की, जो हमें जरूरत है, बता रही है कि अब तुम्हें इसकी जरूरत है, अब तुमने मेरा जूस नहीं पिया तो तुम जिंदगी में लूजर रहोगे। जाहिर है कि इसकी वजह से जो वसाइल है वो मुसलसल चर्न आउट हो रहे हैं। तरक्की पजीर ममालिक के पास इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, उनके पास क्या है? दरख्त हैं, मादनियात हैं, कुदरती वसाइल है। तो वो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके लिए अपनी सरहदें खोल देते हैं कि आओ हमारा जंगल लूट के ले जाओ, हमारी कानें लूट के ले जाओ, इसलिए कि उन्हें भी सरवाइव करना है। तो अब बकौल अमार अली जान, निजी मुनाफा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को खा गया है। ठीक है, इस सूरत हाल में अमार अली जान, ये जो आपने सरमायादारी की जो ट्रेन जिसकी आपने द न्यूज़ में जिक्र किया है, ये जो सरमायादाराना लालच की ट्रेन है, इसको रोकना अब मुझे तो बड़ा नामुमकिन सा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? यही है कि नामुमकिन ही करना पड़ेगा। और ये एक्चुअली मैं पहले ग्रेटा की बात कर रहा था, आज कांग्रेस में तकरीर में उन्होंने यही कहा कि वी हैव टू डू द इम्पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है वो तो इस वक्त हमें तबाही की तरफ लेके जा रही है। और ये माजी में ऐसा, ये 150 साल पुरानी सिर्फ बात है कि यहाँ पे कोयला भी था, यहाँ पे दरख्त भी थे, लेकिन उसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। ये जब बरतानवी राज के अंदर उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, ब्रिटिश
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, और फिर ये सारे जो आपके रेलवे ट्रैक बनाए गए जो सारे पोर्ट्स की तरफ जाते थे और वहाँ से फिर उसको शिप किया गया बरतानिया के लिए, तो ये पूरा प्रोसेस था जिसके अंदर लोकल कम्युनिटीज़ को कभी भी कुछ नहीं मिला। 150 साल से उनको वर्स वर्किंग कंडीशंस थे, सबसे ज़्यादा जुल्म इन्हीं कोयलों की कानों में होता था। इस पे फिल्में भी बनी है, इवन गैंग्स ऑफ वसेपुर में भी थोड़ा बहुत दिखाया। ये बदतरीन किस्म का लेबर था और इसका लॉन्ग टर्म आज इम्पैक्ट ये आ रहा है कि हमारे इधर माहौलियाती तब्दीली भी हो रही है जिसमें सफ़र हम ही करेंगे। और अब दुख की बात यह है कि इतना ज़्यादा जोर आ चुका है सरमायादारी का हमारे जहनों पर कि हम ये इमेजिन कर सकते हैं, रोज़ लोग करते हैं कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, लेकिन अगर कोई ये बात कर दे कि यार क्या सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो नहीं क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या यार। हाँ, वो कहते हैं यार कि क्या बात कर रहे हो, ये तो हमेशा तो ह्यूमन नेचर की तरह है। जो 150 साल पुराना सिस्टम है वो ह्यूमन नेचर है, जो उससे पहले लाख साल से इंसान रह रहे थे वो नेचर नहीं था, वो अननेचुरल था। सो वी विल हैव टू अमाद, एक आखिरी सवाल, अब क्लाइमेट मार्च हुई या औरत मार्च हुई, एक परसेप्शन जो बन जाती है कि यार ये तो एक एलीट का मसला है। आप देखते हैं, आप प्लकार्ड देखते हैं, वो भी अंग्रेजी में होते हैं, शायद हमारी तरह शर्ट पैंट पहन के लोग वहां पे घूम रहे होते हैं, लेकिन ये तो एक अवामी मसला है। और इनफैक्ट मतलब हम तो अपनी एसी की गाड़ी में फिर भी घूम रहे होंगे, वो जो 42 डिग्रीज में बंदा रोड पर तप रहा होगा उससे कोई बंदा पूछे तो ये कैसे इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि काश्तकारों तक ये मैसेज जाए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स तक ये मैसेज जाए, ताकि वो भी निकल कर शिरकत करें और गो के अगर हम कोई चेंज नहीं ला सकते कम से कम अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सकें। देखिए, दुनिया भर में तो काफ़ी ये कोशिश हुई है और इसमें कुछ बेहतरी भी आई है कि ट्रेड यूनियन स्ट्राइक पे जा रही हैं ग्रेटा की कॉल पे कल दुनिया भर में। पाकिस्तान में ओवरऑल खैर वो एक अलग बहस है कि लेबर मूवमेंट की क्या हालत है, लेकिन आप लोगों ने भी शो किया था जो ठट्टा के किसान थे वो किस तरह से निकले, वो फ्रंट लाइन कम्युनिटी है जिनका पूरी ज़मीन जो है वो तबाह हो गई है। हम इसी मोबिलाइजेशन के लिए 2 गाँव में गए, लाहौर के करीब कुलानवाला और कोट असदुल्ला, और आप यकीन करें इस तरह की मैंने ज़िंदगी में हालत नहीं देखी कि वहाँ पे जो पानी है वो पीले रंग का है। और वो क्यों है? क्योंकि 7 फैक्ट्रीज जो हैं वो अपना केमिकल सारा डंप कर रही हैं ग्राउंड वाटर के अंदर, और जो बच्चे इस वक्त पैदा हो रहे हैं उस गांव में वो माजूर हो रहे हैं। डिसेबिलिटी यानी एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन चुका है। और उसकी बुनियादी जो लॉजिक है वो ये है कि जी वहाँ होंडा है, 2-3 और फैक्ट्रीज हैं, वो जी मुल्क के लिए अच्छा है, पैसा कमा रहे हैं, ये है वो है, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है उन कम्युनिटीज़ के लिए जो उधर रह रही हैं। और लोग भी उधर कह रहे हैं जी क्या कर सकते हैं, हम कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, क्या कर सकते हैं। हमने कोशिश की है, हमें और कोशिश करने की ज़रूरत है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि जिस तरह से हमारे माशरे तश्कील हुए हैं उसमें आइडियाज़ की इजारादारी कुछ लोगों के पास होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में आइडियाज़ यूजली आते हैं। तो हर तहरीक शुरू इसी तरह से होती है कि आइडियाज़ जहाँ पर जनरेट हो रहे हैं वहाँ से औरतों की तहरीक, स्याफाम लोग की तहरीक, सिविल राइट्स मूवमेंट, और शुरू में उस पर यही इल्ज़ाम लगता है कि जी ये शायद सिर्फ एलीट की है, लेकिन जब औरतों को वोट देने का हक मिल गया, जब सिविल राइट्स एक्ट हो गया, तो फिर किसी बंदे ने नहीं कहा कि अब ये ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये तो सिर्फ एलीट की थी। आइडियाज़ हैव टू मीट द मैसेस, ये एक पुराना एक माओइस्ट आप समझ लें स्लोगन है कि ना आइडियाज़ ऑन इट्स ओन काफ़ी हैं, ना मैसेस ऑन देयर ओन काफ़ी हैं, ये फ्यूजन की ज़रूरत है और उसमें हमारे में कमी है और उसको हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कोई और चारा नहीं कि हम अपने आइडियाज़ को जोड़ें जो अवाम के एक्चुअल लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनका एक अमली तजर्बा है ये माहौलियाती तब्दीली का, उसके साथ जोड़ें तो ये एक बहुत बड़ी तहरीक बन सकती है। कल एक शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत है कि 2-3 हफ्तों में नौजवानों ने कमाल कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग आएंगे, कल लाहौर में भी, कराची में भी और 26 शहरों में हो रहा है पाकिस्तान भर में, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत होनी चाहिए। दिस हैज़ टू बी द बिगिनिंग, इवेंचुअली दिस हैज़ टू बी अ नेशनल इशू, इट हैज़ टू बी नंबर 1 ऑफ द एजेंडा फॉर पाकिस्तान। और मैं आखिरी एक बात कर दूं कि पाकिस्तान को और वज़ीर आज़म साहब को UN में ये इशू रेस करना चाहिए कि बहुत सारे गरीब ममालिक ये कह रहे हैं कि हमारा डेट माफ़ किया जाए, क्योंकि आपने डेट के ज़रिए, कर्जा जात के ज़रिए हमारी इकोनॉमीज़ को ऐसा बना दिया है कि माहौलियाती जो तब्दीली है उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें जिस तरह वसूला साहब बात कर रहे थे, हमें अपने माशरे को सिर्फ फॉरेन कैपिटल के लिए खोलना पड़ता है और उसकी वजह से तबाही आ रही है। थैंक यू, वी शुड जॉइन द ग्लोबल कॉल फॉर डेट रिलीफ। थैंक यू वेरी मच।
कामिला शमसी बहुत मशहूर पाकिस्तानी मुसन्निफ हैं, कराची में ही पैदा हुई, परवरिश हुई। इनफैक्ट मेरी, मैं बोल ही देता हूँ, मेरी क्लास फेलो हाँ, मैं काफ़ी जलता हूँ उनसे, क्योंकि मगर वो तुमसे नहीं जलती। नहीं, मेरे से क्यों जलेगी, मेरे को जलने की बात है यार उस। एनीवे पॉइंट है कि 25 साल की उम्र में, हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा था, इन्होंने अपनी पहली किताब लिख ली, द सिटी बाय द सी, कराची के बारे में ही है। अच्छा, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर लिटरेचर मिल गया नेक्स्ट ईयर, और बहुत किताबें लिखी हैं, सॉल्ट एंड सैफरन, कार्टोग्राफी, ब्रोकन वर्सेस, बर्न शैडोज, होम फायर, बहुत अवार्ड्स भी मिले हैं, बहुत अक्लेम भी मिला है। अभी वो यूके में रह रही हैं। अच्छा, एक और अवार्ड मिलना था, ठीक है, इनफैक्ट अनाउंस भी हो गया, सब कुछ हो गया, और ये था नेली साक्स प्राइज। एक जर्मनी में एक शहर है डॉर्टमुंड, तो वहां की जो बल्दिया है वो ही इसको ऑर्गेनाइज करती है, और ठीक ठाक है, 15,000 यूरो की कैश प्राइज भी है। और अवार्ड का मकसद है कि उन लोगों के लिए है जो लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट्स और कंपैशन और रवादारी करें, प्रमोट करें। लेकिन फिर अभी क्या हुआ कि मैं ख्याल कल की बात है शायद, कि जी उन्होंने कहा कि जी हम इनका तो अवार्ड हम कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि हुणे खबर आई है जी कि कामिला शमसी बॉयकॉट, डिसइन्वेस्टमेंट और सैंक्शंस कैंपेन की हामी है। अच्छा, बॉयकॉट, डिसइन्वेस्टमेंट, सैंक्शंस कैंपेन, जिसको BDS कैंपेन कहा जाता है, वो क्या है? 2005 में ये फलस्तीनियों ने शुरू की थी, और मकसद ये है कि जब तक इजराइल अपनी जराइम नहीं ख़त्म करे ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में और गाज़ा में, तो हम पूरी दुनिया में इजराइल और इजरायली गुड्स का बॉयकॉट होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब है कि म्यूजिशियंस भी ना जाएं वहाँ पर, एकेडमिक्स भी ना जाएं, जो कंपनीज प्रॉफिट करती हैं इजराइल में या ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में, उनसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लें, डिसइन्वेस्टमेंट है, और इजराइल पर सैंक्शंस लगने चाहिए। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यार एक छोटी सी मूवमेंट है, इजराइल को क्या होगा, लेकिन इजराइल को ठीक ठाक पैनिक है। इजरायली हुकूमत ने बाकायदा कहा है कि ये एक मेजर स्ट्रेटेजिक थ्रेट है, क्योंकि काफ़ी कंपनीज पुल बैक हुई हैं, बहुत आर्टिस्ट पुल बैक हुई हैं, तो इजराइल की लेजिटिमेसी पर अटैक है। इनफैक्ट मोसाद से भी एक मीटिंग हुई थी इजरायली मिनिस्टर के कि सर इनके बारे में कुछ करें। उसके नतीजे में क्या हुआ है कि कुछ ममालिक में BDS के खिलाफ कवानीन पास किए गए हैं, खास तौर पर जर्मनी में और अमेरिका में, कि जी इस मुल्क में इस तरह की कोई कैंपेन नहीं चल सकती। ये जर्मन पार्लियामेंट ने करारदाद में जी BDS को यहूद दुश्मन तहरीक करार दे के उसकी मजम्मत की थी पिछले मई में जी। और करारदाद में कहा गया था कि BDS इस रास्ते और तरीके पे चल रही है जो हॉलोकॉस्ट के दौरान नाजी तहरीक, और इनको माशाल्लाह। अच्छा, BDS ने जवाब में कहा कि जर्मन एस्टेब्लिशमेंट फौजी कब्जे, नस्ली सफाई, मुहासरे और नस्ली इम्तियाज पे मबनी इसराइली पॉलिसियों को नजरअंदाज करने में इसराइल की आला कार बनी हुई है। तो दोनों में बिल्कुल। अच्छा, कामिला ने जो है ये जो नीली सैक्स अवार्ड उन्हें पहले दिया गया, फिर वापस लेने का जो फैसला है, उस पे ईमेल में कहा है कि मुझे अफसोस है कि जेरी जो है दबाव के आगे झुक गई। मुझे दुख है कि ज्यूरी ने एक ऐसे लिखारी से इनाम वापस लेने का फैसला किया है जो इजहार और ज़मीर की आज़ादी पे यकीन रखता है, और मैं एक ऐसी तंजीम की हिमायत करती हूँ जो फ़लस्तीनियों से रवा नस्ली इम्तियाज़ और जुल्म के ख़िलाफ़ पुरअमन तरीके से जद्दोजहद पे यकीन रखती है। कामिला ने कहा कि उन्होंने डॉर्टमंड की बल्दिया से कहा कि वो जो उनका अपना प्रेस रिलीज है उसमें मेरा बयान भी अटैच करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। देख लो, ये आज़ादी राय है ना ये सारा। अच्छा, आई मीन देखो, मैं मानता हूँ, मैं जर्मनी से लेकिन मैं भी जानता था नीले सेक्स अवार्ड के बारे में, उन्होंने वापस ले लिया, बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा शोहरत हो गई। हाँ, रख लो अपने पास। ये माना कि यार जो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था और ये हॉलोकॉस्ट में हुआ था, उसका साया अभी भी हेवी है जर्मनी में। वहां आप जाएंगे आपको पता लगेगा जिस तरह वो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इतना डिफेंसिव हो जाए कि आपका ऑफेंसिव फलस्तीनियों पर जाए। थोड़ी सी तमीज। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, कॉलर्स डे है, उस वक्त तक खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।